So, hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So, today we have a case study on burns. If you like our videos, please subscribe our channel and let's start with the case. सो केस में सबसे पहले हम देखेंगे बेसलाइन डेटा पेशेंट का, जिसमें हम पेशेंट का नेम, एज, आईपी नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, जेंडर, रिलीजन वगैरह वगैरह मेंशन करेंगे. फिर इसके बाद हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेक करेंगे पेशेंट का, जिसमें मैनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस, डाइट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सब चेक करेंगे. देन आफ्टर दैट हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगी फैमिली हिस्ट्री. उसके बाद ऑब्वियसली आप फैमिली ट्री बनाओगे, पेडिग्री चार्टिंग इज़ नेसेसरी. देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इलनेस, जैसे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या थी पेशेंट की, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग सिग्निफिकेंट वी कैन राइट. और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, तब पेशेंट कब एडमिट हुआ, कहाँ एडमिट हुआ, ये सब हमें देखना है. एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री पेशेंट की देखनी है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री देखनी है, और रीज़न ऑफ एडमिशन. अब रीज़न ऑफ एडमिशन में आप क्या क्या असेस करोगे, जो ऑब्वियस साइंस है, जैसे कि पेशेंट को बर्न हुआ है, सेकंड डिग्री बर्न है एब्डोमेन पे, और आपको एरिया भी स्पेसिफाई करना है किस जगह पे हुआ है, जैसे कि राइट अपर आर्म पे हुआ है तो वो स्पेसिफाई करना है. फिर पेशेंट को पेन है, टैकीकार्डिया है, हाइपोथर्मिया है, डिज्निया और हाइपोटेंशन है, ये सब पेशेंट के हमने जितनी भी कंप्लेंट्स थी वो लिख ली. इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे. तो फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे हम जनरल अपीयरेंस से. जनरल अपीयरेंस में सबसे पहले आप नरिशमेंट चेक करोगे, बॉडी बिल्ड चेक करोगे, हेल्थ एंड एक्टिविटी. अब बॉडी बिल्ड में हम क्या चेक करेंगे, भाई पेशेंट थे ना या ओबीस है, हेल्थ में हेल्दी अनहेल्दी है, एक्टिविटी देखेंगे उसकी पेशेंट की कैसी है, एंड उसका नरिशमेंट देखेंगे. देन मेंटल स्टेटस में विल चेक कॉन्शियस है या नहीं है, लुक कैसा है, सो एंड सो. इसके बाद हम पोस्चर देखेंगे, बॉडी कर्व्स क्या है पेशेंट के, अगर कोई मतलब कोई चेंजेस तो नहीं है, जैसे लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस या काइफोसिस, ऐसा कोई कर्वेचर तो नहीं है, लेटरल कर्वेचर या फिर सामने झुका हुआ है या फिर पीछे बेंड हो रखा है, ऐसा कोई कर्वेचर तो नहीं है. उसके बाद हम मूवमेंट देखेंगे. सो जो रेंज ऑफ मोशन है वो कंप्लीट है, फुल रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है, या पार्शियल रेंज ऑफ मोशन है, रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन है, आप कुछ भी जो भी पेशेंट में दिखेगा वो लिख सकते हो केस के अकॉर्डिंग. देन स्किन कंडीशन में कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर, लीजन्स. उसके बाद हेड एंड फेस का एग्जामिनेशन करेंगे, देन आइज़ का एग्जामिनेशन करेंगे. एंड आपको ध्यान देना है कि आइज़ अगर इंक्लूडेड है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बर्न में इंक्लूडेड है तो फिर वो सीवियर बर्न में काउंट होता है, या फिर आई अगर इंक्लूडेड है तो ये सब हम लोग जैसे सीवियर बर्न्स में काउंट करते हैं. देन ईयर, नोज़ का फिजिकल एग्जामिनेशन है. उसके बाद हम आ जाएंगे माउथ एंड फेरिंग्स पे, जिसमें हम लिप्स, ओडर ऑफ माउथ, टीथ, गम, टंग, थ्रोट, इन सब का एग्जामिनेशन करेंगे. इसके बाद हम एग्जामिन करेंगे नेक को, जिसमें हम लिम्फ नोड्स चेक करेंगे, जो कि अगर पाल्पेबल है मीन्स इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, देन वो स्वोलन होंगी और पाल्पेट हो जाएंगी ईजिली. वैसे भी आप पाल्पेट कर सकते हो. देन थायराइड ग्लैंड, रेंज ऑफ मोशन, चेस्ट का एग्जामिनेशन, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन. अब देखो एब्डोमेन का एग्जामिनेशन यहाँ पे नेसेसरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बर्न हुआ है वो एब्डोमेन पे हुआ है. तो बर्न एब्डोमेन एंड राइट अपर हैंड, जो राइट अपर हैंड है उसमें बर्न हुआ है और एब्डोमेन बर्न है. तो आगे हम कैलकुलेट करेंगे कि परसेंटेज ऑफ बर्न कितना है, वो भी आगे कैलकुलेट करेंगे, वो भी सिखाएंगे. अभी आप देखिए कि पाल्पेट करिए और परकस करके देखिए कि और कोई चीज़ें और कुछ अलग तो नहीं है पेशेंट में, कुछ नॉर्मल से डेविएशन तो नहीं है. फिर उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ चेक करेंगे, रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है या नहीं. देन हम बैक असेस करेंगे पेशेंट की, और लास्ट में जेनाइटल एंड रेक्टम. अब जेनाइटल एंड रेक्टम का जो परसेंटेज होता है बर्न में, जैसे हम वालाज रूल ऑफ 9 यूज़ करते हैं, तो उसमें आप जब जेनाइटल एरिया को चेक करोगे तो उसका 1% हम लोग देते हैं. अगर जेनाइटल एरिया में बर्न है तो फिर 1% वो अकाउंट करता है उसके लिए. तो अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम केस स्टडी में लिखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है जो कि रिलेटेड है बर्न से. तो इसमें जो अफेक्ट हो रहा है बॉडी का पार्ट वो है स्किन. तो स्किन के बारे में हम लिखेंगे, पूरा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें जो लेयर्स हैं लेयर्स को एक्सप्लेन करेंगे, और लेयर्स में जो फर्दर लेयर्स होती है उन्हें भी एक्सप्लेन करना पड़ता है. उसके बाद फंक्शन क्या क्या है स्किन का, और स्किन का एक प्रॉपर डायग्राम हमें बनाना पड़ता है. उसके बाद आ जाते हैं डिसीज़ कंडीशन, या फिर जो भी कंडीशन है पेशेंट की उसे हम लिखना पड़ता है. अब देखो डिसीज़ कंडीशन यहाँ पे क्या, पेशेंट को बर्न हुआ है, तो बर्न क्या होता है, बर्न क्या है, एक टिश्यू इंजरी है कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या रेडियो एक्टिव सोर्सेज. अगर किसी भी थर्मल मतलब किसी हॉट लिक्विड से या फ्लेम से, इन सब से बर्न हो रहा है तो वो थर्मल बर्न है. केमिकल बर्न मींस किसी एसिड से, या किसी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है उससे हो रहा है, या फिर कोई और केमिकल है उससे बर्न हो रहा है, तो
हम काउंट करेंगे उसे केमिकल बर्न में। देन इलेक्ट्रिकल बर्न आता है, लाइव इलेक्ट्रिकल वायर्स को अगर आप पेशेंट ने पकड़ लिया है या फिर पेशेंट कांटेक्ट में एक्सीडेंटली आ गया है तो उससे जो बर्न होता है दैट इज़ काउंटेड इन इलेक्ट्रिक बर्न। देन उसके बाद आता है रेडियो एक्टिव सोर्सेज। रेडियो एक्टिव सोर्सेज में हमारे पास बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जिनसे कि बर्न कॉज हो सकता है। तो ये कैटेगरीज है बर्न्स की। देन उसके बाद आप देखोगे इटियोलॉजी में यही आता है, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडियो एक्टिव बर्न्स। तो जो भी जिस भी कारण से पेशेंट को बर्न हुआ है वो आपको पेशेंट पिक्चर में लिखना है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ बर्न। अब डिग्री ऑफ बर्न कितना है पेशेंट का, तो फर्स्ट डिग्री बर्न है तो एपिडर्मिस रेड हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा, पर ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होगा, वो 5 से 7 दिन में अपने आप हील हो जाएगा। और एपिथेलियलाइजेशन जो होगी वो बिना स्कारिंग के, मतलब कोई स्कार फॉर्मेशन नहीं होगा, अपने आप हील हो जाएगा वो, ठीक। इसके बाद सेकंड डिग्री बर्न है अगर, तो वो रेड होगा, पेनफुल होगा, एंड रेडनेस और पेनफुल होगा ये, साथ में ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो है 14 से 21 दिन, मतलब लगभग 1 महीना ले लेगा हील होने में। और इसमें जो सुपरफिशियल जो स्किन है वो आपके ऊपर वाली एपिडर्मिस वो बर्न हो जाती है, जिसमें कि हीलिंग तो होगी पर वो पिगमेंटेशन कॉज कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद डीप बर्न जो होता है वो हील करेगा स्कारिंग के साथ, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा और हील हो जाएगा वो भी, पर स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड डिग्री बर्न में मोस्ट क्रिटिकल है, भाई स्किन एकदम चार्ड हो गई है, पेनलेस है, क्योंकि नर्व सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है, नर्व्स भी बर्न हो चुकी हैं, तो अब पेन का भी कोई सेंसेशन नहीं हो रहा है, इनसेंसिटिव हो गई है बिल्कुल, ठीक। थ्रोम्बोसिस हो सकता है और सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स जो हैं वो बर्न में इंक्लूडेड हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। इसमें हमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है ताकि हम दोबारा से रिस्टोर कर सकें स्किन के टेक्सचर को। देन आता है 4 डिग्री बर्न, या 4 डिग्री बर्न में हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स अंडरलाइंग टिश्यूज़ एंड बोन्स, जिसमें अंडरलाइंग टिश्यूज़ और बोन्स तक बर्न पहुंच जाता है, तो 4 डिग्री बर्न है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, बुक पिक्चर हम चेक करेंगे, तो देखो हिस्ट्री ऑफ बर्न आप चेक करोगे कहाँ कहाँ है, फिर पेन, बर्निंग एंड जितने भी आपको यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स दिख रहे हैं इन सब में आपको चेक करना है कि पेशेंट को इनमें से कोई प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं वालस रूल ऑफ 9 पे। अब देखो रूल ऑफ 9 में क्या है कि हेड को 9% दिया है फ्रंट और बैक, 18% ऑफ एब्डोमन, 18% ऑफ दी लोअर एब्डोमन, देन 9% वन हैंड, 9% अदर हैंड एंड 18% बोथ लेग्स को दिया, 1% जेनिटल एरिया को दिया हुआ है। तो ये आपका वालस रूल ऑफ 9 है जो कि आप यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज ऑफ बर्न, ठीक है। इसमें भी आप अगर केस स्टडी बना रहे हो तो इट इज़ गुड कि आप एक पिक्चर बना दो या फिर एक पिक्चर प्रिंट करवा के पेस्ट कर दो, सो इट बिकम्स ईजी फॉर द एग्जामिनर एज वेल टू चेक इट। तो आप डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन पे आ जाते हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में हम लोग एबीजी एनालिसिस करवा सकते हैं पेशेंट का, और हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रेट एंड प्लेटेलेट काउंट, ये सब हम पेशेंट का मेनली यही करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट की टेस्टिंग भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि बर्न हुआ है तो फ्लूइड डोज ज़्यादा होने की वजह से कोई और अनॉमली, मतलब कोई और अबनॉर्मेलिटी बॉडी में ना हो गई हो। इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मेलिटी मींस हाइपरनेट्रीमिया या फिर हाइपोनेट्रीमिया, ऐसा कोई केस ना बन गया हो, ठीक है। तो जिसमें सोडियम जो है, सोडियम बढ़ा हुआ है, स्लाइटली बढ़ गया, इस केस में बढ़ा हुआ है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब की आपको एक प्रोफाइल करवानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल करवानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट तो मेनली है फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, जिसमें आप रिंगर सिलेक्टेड देते हो। और रिंगर सिलेक्टेड कैसे देते हो, उसके लिए एक पार्कलैंड फार्मूला है, ठीक है। पार्कलैंड फार्मूला, व्हाट इज़ पार्कलैंड फार्मूला, इट इज़ 4 ml सॉल्यूशन इनटू बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट इन केजी, जो पेशेंट का बॉडी वेट है वो किलोग्राम में होना चाहिए, इनटू परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न, कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है पेशेंट का वो कैलकुलेट करके रखना है, और वो यहाँ पे इनटू होगा। इनटू होने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी उसमें से आपको कैसे कैसे यूज़ करना है। देखो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दी है, तो पेशेंट का वेट यहाँ पे 70 kg था, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 4 ml इंटू 70 इंटू 25% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ था इस पेशेंट में, तो 7000 ml पेशेंट को हमें देना पड़ेगा फ्लूइड। पर कैसे देना पड़ेगा, पहले 8 आवर्स में हमें हाफ ऑफ द टोटल लिक्विड देना पड़ेगा, इट मीन्स 3500 ml पहले 8 आवर्स में हमें देना है पेशेंट को। फिर उसके बाद नेक्स्ट 16, जो नेक्स्ट 8 + 8 16 आवर्स आएंगे, उसमें जो रिमेनिंग आपके पास बचा हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर होता है पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देने का। आप एक साथ भी नहीं दे सकते, उससे कम भी नहीं देना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद अगर पेशेंट को इन्फेक्शन दिख रहा है तो पेशेंट को हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। और वुंड क्लोजर इज़ नेसेसरी। देन एस्चारोटॉमी, अगर पेशेंट 3rd डिग्री बर्न है या 4 डिग्री बर्न है तो आपको एस्चारोटॉमी करनी पड़ेगी। इंसिजन बनाना पड़ेगा, देखो इंसिजन इज़ मेड थ्रू द एस्चार टू रिलीज़ प्रेशर एंड प्रोमोट हीलिंग, ताकि
हीलिंग को प्रमोट किया जा सके और प्रेशर को कम किया जा सके। तो ऑटो ग्राफ्टिंग और स्किन ग्राफ्टिंग, इसमें क्या है कि आपकी बॉडी का कहीं का स्किन टिश्यू लेके और जहाँ पे भी बर्न हुआ है वहाँ पे हम उसे प्लेस करते हैं ताकि जो है स्किन का टेक्सचर दोबारा से नॉर्मल मेंटेन किया जा सके, ठीक है। एंड देन प्लास्टिक सर्जरी भी क्या है, ये तो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है, रिपेयर है। इसमें क्या होगा, अगर बर्न की वजह से कोई भी अल्टरेशन आ गया नॉर्मल जो है अनाटमी में या फिर बॉडी इमेज जो है मेंटेन करने के लिए भी पेशेंट इसे करवाता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है तो फिर प्लास्टिक सर्जरी इज़ दी वे टू गो। और इसमें पेशेंट को 25% बर्न था, इसलिए हमने उसे एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी दे दी है और वुंड क्लोजर कर दिया है, एंड दैट्स इट। और पेशेंट की जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी चली है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। अब नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहला प्रायोरिटी वाइज इट्स ए इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। इट इज़ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी जो कि प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आएगा, रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन लेयर एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हो। देन एक्यूट पेन रिलेटेड टू बर्न इंजरी एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट्स वर्बल रिपोर्ट। अब देखो सेकंड डिग्री बर्न है पेशेंट को, 25% ऑफ द बॉडी सर्फेस एरिया इज बर्न, तो आप पेशेंट एक्यूट पेन का आपको जो है वर्बल रिपोर्ट देगा कि भाई मुझे पेन हो रहा है, तो अब बोल सकता है पेशेंट, तो वो रिपोर्ट देगा। देन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, रिलेटेड टू इंक्रीज लीकेज ऑफ लार्ज फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम द इंट्रावास्कुलर स्पेस टू इंटरस्टिशियल स्पेस, इस वजह से फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया है। देन इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ये भी हो सकता है पेशेंट को, और रिस्क फॉर इन्फेक्शन, दैट इज़ द लास्ट। इसके बाद आपके सामने आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि आपके सामने एक प्रॉपर नर्सिंग केयर प्लान बनाया हुआ है, एंड आपका प्लानिंग और इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंटेशंस सब आपको दिया हुआ है, इवैल्यूएशन दिया हुआ है, एंड गोल भी आपको दिया हुआ है। तो ये जो हमारे डायग्नोसिस है, दीज आर अकॉर्डिंग टू नंदा, आप इन्हें अपने केस स्टडी में यूज़ कर सकते हो। एंड सी, सबसे पहला हमने इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी को एक्सप्लेन किया है, देन एक्यूट पेन रिलेटेड टू बर्न इंजरी एक्सप्लेन किया है, देन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट एक्सप्लेन किया है, देन इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस एक्सप्लेन किया है, एंड इन द लास्ट रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू लॉस ऑफ स्किन। तो आपको पांचों अपने डायग्नोसिस एक्सप्लेन करने पड़ते हैं बिकॉज इट्स अ केस स्टडी। एंड इन दी लास्ट आपको रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी लिखनी पड़ेगी कि आपने कहाँ से मटेरियल यूज़ किया है लिखने के लिए। तो उसके लिए बुक्स जो है आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, यू कैन गो टू योर लाइब्रेरी एंड चेक इट आउट। बाकी ये आपके सामने कुछ बुक्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, और इंटरनेट सोर्सेज जो आपने यूज़ किए हैं, जिसमें मैंने मेयो क्लिनिक यूज़ किया है और क्लीवलैंड क्लिनिक यूज़ किया है, तो आप यहाँ से भी अपने रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने केस स्टडी देखी बर्न के ऊपर, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर